हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें अभी हम लोग विवाह अर्थात मैरिज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग विवाह पे एक लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग विवाह के अर्थ और परिभाषा, जिसमें कि विवाह का आखिर में मीनिंग क्या होता है और विभिन्न विचारकों ने विवाह के बारे में क्या कहा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी कड़ी में आगे हम लोग कुछ और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि विवाह की उत्पत्ति कैसे हुई है, विवाह के टाइप्स कौन कौन से हैं, उनके मेरिट क्या है, ड्रॉबैक क्या क्या है, क्या उसकी लाभ है, हानियां हैं। ये विभिन्न टॉपिक्स हैं जिन पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। विवाह की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ मैरिज। आखिर में विवाह की उत्पत्ति हुई कैसे है, इसको हम लोग अगर समझें तो विवाह और परिवार, इन दोनों को हम ऐसा मानेंगे कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके थे कि जो विवाह है वही देखा जाए तो परिवार का जड़ होता है, क्योंकि अगर विवाह ही न हो तो परिवार का अस्तित्व ही नहीं होगा। तो विवाह की उत्पत्ति को प्रकट करने वाले सिद्धांत वे ही हैं जो परिवार की उत्पत्ति पर भी प्रकाश डालते हैं। तो जो सिद्धांत या जो थ्योरी विवाह की उत्पत्ति के लिए है, वही सेम थ्योरी फैमिली के ओरिजिन के लिए भी माने जाते हैं। जैसे अगर मार्गन का हम देखें कि मार्गन का यौन साम्यवाद का सिद्धांत है, मार्गन तथा बैकोफन का उद्विकासीय सिद्धांत है, और वेस्टरमार्क का एक विवाह का सिद्धांत तथा ब्रीफाल्ट का मातृसत्तात्मक सिद्धांत है। तो ये कुछ थ्योरीज हैं जो कि विवाह की ओरिजिन के लिए या उत्पत्ति के लिए कारक ऐसा या उत्तरदायी माने जाते हैं। तो अगर मार्गन के यौन साम्यवाद के सिद्धांत की बात करें, तो अगर आप लोग मार्गन के जो 3 स्टेजेस हैं, आप लोगों को पता होगा किस तरह से उन्होंने जंगली, बर्बर और सभ्य की बात की है। तो ऐसा मार्गन मानते हैं कि पहले जो हम देखें अगर, तो विवाह का कोई रूप ही नहीं था। कोई भी किसी के साथ में संबंध बनाता था इस तरीके से। तो विवाह जब से अस्तित्व में आया तब जाके हमें परिवार का रूप दिखता है। वहीं पे उद्विकासी सिद्धांत भी सेम ऐसे ही बोलती है कि कैसे करके एक एक स्टेज में बढ़ता गया। उद्विकासी सिद्धांत ये मानता है कि पहले हमें कोई स्वरूप नहीं दिखता था, कोई भी किसी के साथ संबंध बना रहा है। फिर उसके बाद से देखें तो वह बहुविवाह का रूप आया, और उसके बाद से लास्टली देखें तो एक विवाह का जो स्वरूप हमें दिखता है वो अस्तित्व में आया है। वेस्टरमार्क का जो सिद्धांत है ये मानते हैं कि शुरू से ही हमें सबसे पहले एक विवाह ही दिखा था। लोग एक कपल जो रहता था वो एक साथ ही रहता था। तो इस प्रकार से वेस्टरमार्क की थ्योरी कहती है। वहीं पे ब्रीफाल्ट के मातृसत्तात्मक सिद्धांत की बात करें तो ब्रीफाल्ट ने कहा है कि सबसे पहले मातृसत्तात्मक देखने को मिलता था। इनकी थ्योरी में ऐसा माना जाता है कि जैसे एक पुरुष का एक महिला के साथ संबंध हुआ, उसके बाद से अगर महिला प्रेग्नेंट हो गई, अगर वो गर्भवती है, तो चूंकि सब लोग ऐसे ही जंगलों में रहते थे तो बाकी जो सदस्य रहते थे वो तो चले जाते थे, लेकिन बच्ची का जो अटैचमेंट है वो माँ के साथ रहता था। और इस प्रकार से जो शुरुआती का हमें स्वरूप देखने को मिलता है वो मातृसत्तात्मक मिलता है। हालांकि ये सारी थ्योरीज के बारे में हम लोग आगे जब परिवार को हम लोग पढ़ेंगे, फैमिली को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने ब्रीफली यहाँ पे समझ लिया कि आखिर में ये थ्योरीज क्या कहती हैं। तो अभी यहाँ पे आप लोग समझ चुके हैं कि जो हमें थ्योरीज विवाह के लिए अप्लाई है, सेम थ्योरी परिवार पे भी अप्लाई होती है। तो हम लोग परिवार में जब पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में इसको समझेंगे। अगर विवाह के प्रकार या स्वरूप की बात करें, टाइप्स ऑफ मैरिजेस, तो आखिर में कौन कौन से हैं। मार्गन एवं उद्विकासवादियों की मान्यता है कि सभ्यता के अति प्राचीन काल में विवाह जैसी संस्थान नहीं थी। तो ऐसा जो मार्गन की थ्योरी कहती है यौन साम्यवाद की, या फिर उद्विकासीय सिद्धांत की बात हम करें, तो ये जो विचारक हैं ये ऐसा मानते हैं कि प्रारंभिक जो समय था, आदिम समाज था, उसमें विवाह जैसी कोई संस्था थी ही नहीं। उस समय समाज में कामाचार का प्रचलन था, जो जिसके साथ चाहे वो अपनी इच्छा से संबंध बना सकता है। धीरे धीरे समूह विवाह प्रारंभ हुए। तो सबसे पहला स्वरूप
ग्रुप मैरिजेस का मानते हैं, जो उद्विकाशी हैं और विभिन्न स्तरों से गुजरने के बाद एक विवाह प्रथा अस्तित्व में आई। पति पत्नी की संख्या के आधार पर भारत में विभिन्न विवाह के प्रकार का उल्लेख हम कर सकते हैं। तो अब भारत की बात अगर करते हैं कि भारत में हमें किस प्रकार के विवाह दिखते हैं, किस पति पत्नी के रिलेशन के आधार पे, तो दो प्रकार का हमें मेनली देखने को मिलता है। पहला एक विवाह और दूसरा जो है बहु विवाह। अब बहु विवाह में, एक विवाह में तो समझ में आया कि एक पति का एक पुरुष का एक महिला के साथ विवाह हो गया, तो इसे एक विवाह कहते हैं। हालांकि एक विवाह में भी हमें कई तरीके का एक विवाह देखने को मिलता है। जैसे कि एक विवाह हम देखेंगे जिसमें कि स्त्री और पुरुष का विवाह होता है, उसके बाद से अगर उन दोनों में से कोई एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा जो है वो आजीवन विवाह नहीं करता है। जैसे कि अगर किसी पुरुष का मृत्यु हो गया तो महिला जो है वो विधवा की तरह अपनी पूरी ज़िंदगी भी व्यतीत कर लेती है। वहीं पे यदि महिला की अगर मृत्यु हो जाती है तो पुरुष वैसे ही बिना आगे मैरिज किए हुए, शादी किए हुए अपना पूरा लाइफ ऐसे ही बिता देता है। तो एक रूप तो हमें ये देखने को मिलता है एक विवाह का। दूसरा हमें जो रूप ये देखने को मिलता है कि अगर पत्नी या पति किसी का देहांत हो जाता है तो उसके बाद से दूसरा पक्ष जो है वो विवाह कर लेता है फिर से। तीसरा पक्ष हमें ये देखने को मिलता है कि पति पत्नी का आपस में शादी हुआ लेकिन उसके बाद से तलाक हो गया, उसके बाद भी लोग दूसरी शादी कर लेते हैं, जो कि कानूनन देखा जाए तो वैलिड भी है, मान्य है कि अगर हम डाइवोर्स ले लेते हैं, तलाक हो जाता है तो दोनों पक्ष स्वतंत्र हो जाते हैं अपनी अगेन एक न्यू मैरिज के साथ लाइफ जीने के लिए। तो ये एक विवाह में 3 कंडीशन देखने को मिलते हैं। वहीं पे बहु विवाह की यदि बात करें तो इसमें हमें 4 प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला है बहुपति विवाह, दूसरा है बहुपत्नी विवाह, तीसरा है द्विपत्नी विवाह और चौथा हमें निकल के आता है समूह विवाह, ग्रुप मैरिजेस। तो अभी इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बहुपति विवाह कौन सा है, बहुपत्नी विवाह कौन सा है, द्विपत्नी और समूह विवाह क्या है। एक विवाह अर्थात मोनोगेमी, इसमें जो मैंने इंग्लिश के टर्म्स भी मेंशन कर दिए क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये ऐसा टॉपिक है जिसमें समटाइम्स हिंदी में भी पूछ दिया जाता है और समटाइम्स क्या होता है कि इंग्लिश के जो टर्म होते हैं वही हिंदी में पूछ दिए जाते हैं। तो मोनोगेमी सिंपली हिंदी में लिख के भी आ जाता है। एक विवाह से लेके बुकेनोविक का एक कथन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। उस विवाह को एक विवाह कहना चाहिए जिसमें न केवल एक पुरुष की एक पत्नी या एक स्त्री का एक ही पति हो, बल्कि दोनों में से किसी की मृत्यु हो जाने के बाद भी दूसरा पक्ष अन्य विवाह न करे। तो अगर सही में अगर एक विवाह की डेफिनेशन की बात करें तो मीनिंग तो यही निकलती है कि पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार विवाह हो रहा है, उसी को एक विवाह कहते हैं। तो ये जो रियल मीनिंग निकल रही है इसकी, ये बुकेनोविक के द्वारा दिया गया है। इसमें की टर्म्स इनके कथन में जो निकल के आता है वो ये है कि दोनों में से किसी की मृत्यु हो जाने के बाद भी दूसरा पक्ष अन्य विवाह न करें, इसी को इन्होंने एक विवाह माना है। तो ये की टर्म आप लोग याद रखिएगा। वहीं पे लूसी मेयर का कथन कुछ डिफरेंट है। इन्होंने कहा है कि एक विवाही और बहु विवाही शब्द जो है वह विवाह या समाज के लिए प्रयुक्त होता है, ना कि व्यक्तियों के लिए। तो अगर देखें तो हम एक विवाही समाज हो सकता है या बहु विवाही समाज होता है, ना कि वहाँ का कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति ऐसा होता है। जैसे अभी हम टोडा में बोलेंगे, टोडा जनजाति जो नीलगिरी की पहाड़ियों पर रहती है, जिसका WHO रिवर्स ने अध्ययन किया था, स्टडी की थी, तो वहाँ पे बहुपति विवाह की प्रथा पाई जाती है। तो वहाँ पे पूरी टोडा जनजाति की बात हो रही है, ना कि वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। तो वही लूसी मेयर कहना चाह रहे हैं कि एक विवाही और बहुविवाही जो शब्द है ये विवाह या समाज के लिए प्रयुक्त होता है, ना कि व्यक्तियों के लिए। निष्ठाहीन पति या कामाचारी व्यक्ति को बहुविवाही कहना भाषा के साथ खिलवाड़ है, यद्यपि कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो ये कथन लूसी मेयर का है। ये आप लोग थोड़ा डिफरेंट कोट है, आप लोगों को याद भी हो जाएगा कि ऐसा कथन लूसी मेयर ने कहा है। वेस्टरमार्क का वेरी फेमस कोट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि एक विवाह को ही विवाह का
आदि स्वरूप माना है वेस्टरमार्क ने। मेलिनोस्की का कथन है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोट हैं। ये दोनों के दोनों विभिन्न परीक्षाओं में पूछ दिए गए हैं। अभी वर्तमान में कंडीशन क्या है, तो हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 है, इसके द्वारा एक विवाह को आवश्यक कर दिया गया है। एक विवाह का आखिर में लाभ क्या होता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि एक विवाह से निर्मित परिवार जो होता है अपेक्षातया अधिक अस्थायी होता है, क्योंकि उसमें बच्चे के लिए देखें तो एक माता और एक पिता होते हैं जो कि बच्चों के लिए समर्पित होते हैं, उनका पालन पोषण करने के लिए या उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए। बच्चे को अगर कुछ भी अगर दिक्कत होती है या उसका सही से सोशलाइजेशन नहीं हो रहा, सामाजिकरण नहीं हो रहा है, तो पेरेंट्स अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं कि हमने बच्चे का सही से पालन पोषण नहीं किया है। तो इस प्रकार से एक परिवार जो होता है, एक विवाही जो परिवार है, वो देखा जाए तो ज़्यादा काफ़ी बैलेंस्ड कंडीशन में होता है, स्थिर होता है। ऐसे विवाहों से निर्मित परिवारों में स्त्री की जो प्रतिष्ठा होती है वो काफ़ी ऊंची होती है, क्योंकि चूँकि एक पुरुष का एक स्त्री से ही विवाह हुआ रहता है, तो समाज में उसे रिस्पेक्ट की नज़र से भी देखते हैं। एक विवाहित परिवारों में बच्चों का पालन पोषण, समाजीकरण तथा शिक्षा का कार्य उचित प्रकार से संपन्न होता है। तो अगर हम लोग खुद इसमें अलग से हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम सिर्फ अपने नॉर्मल आसपास के लोगों को देखें तो ही समझ में आ जाता है कि हाँ, एक विवाह ज़्यादा सही है। या फिर वहीं पे अगर हम लोग देख लें कि बहुत लोगों के बच्चे नहीं हो पाते हैं, फिर वो लोग दूसरी शादी कर लेते हैं। उस कंडीशन में ऐसा आप लोग, अगर आप लोगों के आसपास में कोई ऐसी घटना हो, तो आप लोग देखेंगे कि जो पत्नी होती है, दूसरी पत्नी होती है जिसका बच्चा नहीं हुआ रहता है, तो उसकी बहुत ही कहेंगे कि अच्छी स्थिति नहीं होती है, ना ही समाज में उसको अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो एक विवाहित परिवार होता है उसमें बच्चों का समाजीकरण भी अच्छा होता है, एजुकेशन भी अच्छी दी जाती है, महिलाओं की जो समाज में प्रतिष्ठा है वो भी काफ़ी अच्छी होती है या उच्च होती है। एक विवाहित परिवारों में संघर्षों के अभाव में मानसिक तनाव भी कम पाया जाता है। अब जैसे कि एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर घर में एक लेडी है, एक कोई महिला है, तो सब कुछ एज इट इज़ स्मूथली चलता रहता है। लेकिन अगर उसी घर में 2 पत्नियां हों या 3 पत्नियां हों तो क्या कंडीशन होगा, क्योंकि किसी के विचार जो होते हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी होती है, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं, हमारे विचारों में भिन्न पाई जाती है, तो फिर मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक विवाहित परिवार का जीवन स्तर जो होता है वो ऊंचा रहता है। एक विवाहित परिवारों में संतानों की संख्या कम होती है, अतः परिवार छोटा एवं सुखी होता है। अब बात कर लेते हैं बहुविवाह की। तो बहुविवाह, इसको पॉलीगेमी कहते हैं। जब एक से अधिक पुरुष अथवा स्त्रियां विवाह बंधन में बंधते हैं तो ऐसे विवाह को बहुविवाह कहते हैं। बहुविवाह के प्रमुख 4 रूप पाए जाते हैं: बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, द्विपत्नी विवाह और समूह विवाह। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। बहुपति विवाह, इसे पॉलीएंड्री कहते हैं। तो आप लोग इंग्लिश का टर्म भी जरूर याद रखिएगा। इसके बारे में कुछ विचारकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो रिवर्स, चूँकि आप लोगों को पता है कि WHR रिवर्स जो थे वो नीलगिरी की टोडा जनजाति का अध्ययन किए थे, जो कि बहुपति विवाह से ही संबंधित है। तो WHR रिवर्स का कथन है कि एक स्त्री का कई पतियों के साथ विवाह बहुपति विवाह कहलाता है। वेरी वेरी सिंपल कोट है ये, तो ये बहुत ही ईजिली याद रहेगा। मिशेल के अनुसार एक स्त्री द्वारा एक पति के जीवित होते हुए अन्य पुरुषों से भी विवाह करना या एक समय पर ही 2 या अधिक पुरुषों से विवाह करना बहुपति विवाह कहलाता है। कपाड़िया का कथन है कि बहुपति विवाह एक प्रकार का संबंध है। तो इनके की टर्म में ये दिखता है कि बहुपति विवाह जो है एक प्रकार का संबंध है, जिसमें एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होते हैं या जिसमें सब भाई एक पत्नी या पत्नियों को सम्मिलित रूप से उपभोग करते हैं। तो ये कथन कपाड़िया का है। डॉक्टर सक्सेना का मत है कि दक्षिण भारत में कुछ प्राग द्रविड़ सांस्कृतिक समूह में भी बहुपति विवाह की प्रथा रही है।
यह प्रथा जो है वो देहरादून के जौनसार बाबर परगना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। टिहरी, गढ़वाल और शिमला की पहाड़ियों में रहने वाले खस राजपूतों, नीलगिरी की पहाड़ियों में रहने वाले टोडा तथा कोटा लोगों, लद्दाखी बोटा, चेन्नई के तियान और इरावा, मालाबार के नायर, हरावान और कंपाला, कैम्बेल, कुर्गवासियों एवं कुछ समय पूर्व तक छोटा नागपुर की संथाल एवं मध्य भारत की उरांव जनजाति में बहुपति विवाह जो था वो प्रचलन में रहा है। बहुपति विवाह के भी दो रूप पाए जाते हैं। इसमें पहला है भातृक बहुपति विवाह, इसे फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग जरूर इंग्लिश टर्म भी इसका। और भातृक बहुपति विवाह का मतलब यही है कि अगर एक स्त्री का जिन लोगों से विवाह हो रहा है वो सभी आपस में ब्लड रिलेशन में भाई हैं, तो ऐसे विवाह जो हैं वो खस, टोडा और कोटा जनजातियों में देखने को मिलता है। वहीं पे अभातृक बहुपति विवाह ऐसा होता है जिसमें कि एक ग्रुप है, या ये बोलें कि एक गांव के लोग होते हैं। अगर किसी महिला का शादी हो जाता है तो उस ग्रुप के सारे लोगों की वो पत्नी बन जाती है, तो जबकि वो ब्लड रिलेटिव भाई नहीं होते हैं। तो ये विवाह जो है वो टोडा और नायर में पाया जाता है। तो अगर आप लोगों को पता हो कि नायर जो जनजाति है ये केरला में पाई जाती है, तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि यहाँ पे जिस महिला की ये चूँकि मातृसत्तात्मक है, आप लोगों को पता है मातृवंशीय नायर जनजाति होती है, तो जहाँ जो लड़की होती है वो माँ के घर पे होती है और जहाँ शादी होती है उसकी वहाँ के सारे लोगों की वो पत्नी होती है। तो ऐसे करके वन बाय वन वो हर किसी के साथ अपना लाइफ स्पेंड करती है। तो इसको जो है वो अभातृक बहुपति विवाह कहते हैं। बहुपति विवाह के कारण आखिर में क्या होते हैं, इसके पीछे रीजन क्या होता है पॉलीएंड्री मैरिजेस के, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। वेस्टरमार्क का अपना विचार है, इन्होंने कहा है कि बहुपति विवाह का मुख्य कारण जो है वो लिंग अनुपात का असंतुलित होना है। तो वेस्टरमार्क ऐसा मानते हैं कि जैसे किसी समाज में जो औरतें हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है और वहीं पे पुरुष बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो वहाँ पे बहुपति विवाह कर दिया जाता है। तो लिंग अनुपात का असंतुलन होना वेस्टरमार्क ने स्वीकार किया है। वहीं पे समनर और कनिंघम तथा डॉक्टर सक्सेना ने गरीबी को ही इस प्रकार के विवाह के लिए उत्तरदायी माना है कि जहाँ पे अब जैसे विवाह होता है उसके बाद से बच्चे होते हैं तो सबकी परवरिश करना है, उनका खर्चा वहन करना है, तो इसके लिए इकोनॉमिकली जो है वो थोड़ा स्ट्रांग रहना होता है। तो चूंकि कई लोगों से शादी हो जाती है तो सारे पुरुष अपना मिलके काम करते हैं और इस प्रकार से परिवार जो है वो सही तरीके से चलता है। जनसंख्या को मर्यादित रखने की इच्छा के कारण भी बहुपति विवाह का पालन किया जाता है। तो अगर ऐसा मान लिया जाता है कि कई पुरुषों से जब एक महिला का विवाह होता है तो बच्चा तो महिला से ही होना है, इस प्रकार से जो बच्चे होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो हमें जनसंख्या भी काफ़ी हद तक देखा जाए पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाता है। वहीं पे वधू मूल्य की बात होती है, तो चूँकि अलग अलग लोगों से अलग अलग लड़कियों की शादी होगी तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होगा, या बोलें जो भी दहेज लोग देते हैं। तो अगर कई लोगों से एक लड़की की शादी हो जाती है तो वधू मूल्य भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा होता है। संपत्ति के विभाजन को रोकने के लिए बहुपति विवाह का प्रचलन पाया जाता है। तो अब अलग अलग अगर शादियां होती हैं तो अलग अलग प्रॉपर्टी भी बढ़ जाती है, लेकिन अगर एक महिला की बहुत लोगों से शादी हो जाती है तो जो भी प्रॉपर्टी है वो एक कंबाइंड होता है। वहीं पे भौगोलिक परिस्थितियां जो होती हैं वो भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार होती हैं। तो ये किस प्रकार से होता है, कहीं ऐसी भौगोलिक एरिया है जहाँ पे अगर देखा जाए कि जीवन यापन करना बहुत ही कठिन होता है, तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे जो पुरुष होते हैं वो किसी महिला से विवाह कर लेते हैं और उस तरीके से भरण पोषण होता है। जैसे सेम कंडीशन अगर हम बात करें कि गरीबी को जिस प्रकार से इन लोगों ने मेन रीज़न माना है, इसी को हमको रिलेट करके भौगोलिक परिस्थितियों से जोड़ के देख सकते हैं। वहीं पे धार्मिक कारण भी कुछ होते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें कि पांडवों के वंश से अगर जो लोग अपने आप को कोरिलेट करके देखते हैं तो वो ऐसा मानते हैं कि जो द्रौपदी थी उन्होंने 5 पांडवों से विवाह किया था, तो उसी प्रकार से वो द्रौपदी विवाह को भी अपने फॉलो करते हैं और बहुत जगह पे
ऐसा देखने को मिलता है। तो कुछ धार्मिक कारण भी होते हैं। वहीं पे अगर बहु पत्नी विवाह की बात करें, इसे पॉलीजीनी कहते हैं। याद करने के लिए आप लोगों को बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जीनी सुन के ही लगता है कि किसी लड़की का नाम है, तो जब बहुत सारी अगर पत्नियां होती हैं तो पॉलीजीनी हो जाता है। तो पॉली मीन्स बहुत सारे और जीनी मीन्स लड़कियां, तो बहु पत्नी विवाह को हम पॉलीजीनी कहते हैं। वहीं पे उसका अपोजिट पॉली एंड्री हो जाता है। बहु विवाह का एक रूप बहुपत्नी विवाह भी है, जिसमें एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है। तो यहाँ पे पुरुष एक होता है, लेकिन स्त्रियां जो होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। अब कपाड़िया का कथन इसमें देख लेते हैं। तो कपाड़िया कहते हैं कि भारतवर्ष में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन जो है वो वैदिक युग से वर्तमान समय तक प्रचलित रहा है। अल्टेकर का वहीं पे कथन है कि बहुपत्नी प्रथा जो है वो धनी शासक एवं अभिजात वर्ग के लोगों के में सामान्य थी। तो अगर जो लोग बहुत ज़्यादा धनी होते थे या फिर कहीं का कोई शासक है, राजा है, या जो इलाइट क्लास है, अभिजात वर्ग हैं, उन लोगों में बहुत सारी पत्नियां रखने का ट्रेंड रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जिसकी जितनी पत्नियां हैं समाज में उसकी उतनी ज़्यादा प्रतिष्ठा होती है। बहुपत्नी विवाह के भी दो रूप पाए जाते हैं, एक सीमित होता है और दूसरा असीमित होता है। तो सीमित बहुपत्नी विवाह, इसको रेस्ट्रिक्टेड पॉलीजिनी कहते हैं। इसमें विवाह में एक स्त्री के मरने पर ही दूसरी स्त्री से विवाह किया जाता है। तो जैसे अगर एक विवाह का एक रूप जो हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी एक पक्ष का डेथ हो जाता है या मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद वो दूसरा विवाह कर सकता है। तो जो सीमित बहुपत्नी विवाह है उसमें ऐसे ही पाया जाता है कि विवाह में एक स्त्री के मरने पर ही दूसरी स्त्री से विवाह किया जाता है। वहीं पर असीमित बहुपत्नी की बात करें तो अनरेस्ट्रिक्टेड पॉलीजिनी में विवाह में स्त्री के बाझ होने की स्थिति अथवा अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है। बहुपत्नी विवाह की प्रथा की यदि बात करें तो भारत की नागा, गोंड, बैगा, भील, टोडा, लुसाई आदि जनजातियों में बहुपत्नी विवाह पाया जाता है। अब आखिर में इसके पीछे क्या कारण होता है बहुपत्नी विवाह के? तो पहला कारण तो यही निकलता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए, अगर जैसे किसी ने विवाह कर लिया, बच्चे हो भी गए लेकिन बहुत सारी पुत्रियां हो गई, तो प्रॉब्लम की कंडीशन हो जाती है कि पुत्र चाहिए वंश चलाने के लिए। इसके लिए दूसरी शादी फिर से करते हैं कि शायद उससे हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। दूसरा है कि आर्थिक कारण भी होते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा भी होती है, लिंग असमानता की भी बात आती है। तो चाहे वो बहुपति विवाह हो या बहुपत्नी विवाह हो, जहाँ पे आप जैसे कि महिलाएं हैं या लड़कियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, पुरुष कम मात्रा में है, तो वहाँ पे बहुपत्नी विवाह को हम देख सकते हैं। काम वासना एवं यौन अनुभव ये भी एक कारण माना गया है। शाली विवाह भी माना गया है, जैसे कि बहुत जगह ऐसा होता है कि अगर किसी महिला से शादी होती है तो उसकी जितनी बहनें होती हैं वो भी उनकी पत्नियां बन जाती हैं। तो शाली विवाह भी ऐसा देखने को मिलता है। वहीं पे देवर विवाह भी देखने को मिलता है कि अगर हम जिससे शादी हो रही है उसमें अगर उसका छोटा भाई है तो उसकी भी हम ऑटोमेटिक वाइफ बन जाते हैं, या जितनी महिलाएं होती हैं उन सब जो होती हैं उनकी पत्नी बन जाती हैं। वहीं पे एक कारण युद्ध और आक्रमण भी माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि चूँकि युद्ध एवं आक्रमण में देखा जाए तो बहुत सारे पुरुष जो होते हैं वो मर जाते हैं, या ये बोले उनकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी कंडीशन में बहुपत्नी विवाह देखने को मिलता है, क्योंकि पुरुषों की संख्या कम हो जाती है और महिलाएं जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। तो इस प्रकार से शादी कर दी जाती है, बहुपत्नी विवाह देखने को मिलता है। वहीं पे वेस्टर मार्क एक विचारक हैं, उन्होंने बहुपत्नी विवाह के निम्न कारण बताए हैं। पहला कारण इन्होंने कहा है कि जंगली जनजातियों में गर्भवती एवं दुग्धपान कराने वाली स्त्री के साथ सहवास नहीं किया जाता है, अर्थात उनके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया जाता है। इससे बाधित ब्रह्मचर्य के कारण उसमें बहुपति विवाह की प्रथा चल पड़ी। तो चूँकि जब प्रेग्नेंट होती है लेडी या फिर फीडिंग कराती है तो उस समय में उसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं हो पाता है, इसलिए लोग दूसरी शादियां और भी कर लेते हैं।
तो ये जो विचार है ये वेस्टर्न मार्ग के द्वारा दिया गया है कि आगे में बहुपत्नी विवाह के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। दूसरा कारण इन्होंने बताया कि जंगली जनजातियों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियां जल्दी वृद्ध हो जाती हैं था, तो उनकी उम्र ज़्यादा जल्दी ढल जाती है ऐसा लगता है, अतः पुरुष जो है वो दूसरा विवाह कर लेता है। तीसरा कारण इन्होंने बताया कि विविधता के कारण भी विविधता की इच्छा के कारण भी बहुपत्नी विवाह पाया जाता है कि बहुत सारी जो स्त्रियां हैं या महिलाएं हैं उनके साथ हम जब विवाह कर लेंगे तो हमारा जो अपनी पसंद है वो हम अच्छे से उसको जी सकेंगे। जीवन यापन की कठिनाई के कारण परिवार के कई संतानों का होना आवश्यक होता है, जिसे कई स्त्रियों से विवाह करके ही पूरा किया जा सकता है। वहीं पे बहुपत्नी विवाह के परिणाम क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉलीजिनी आखिर में कौन कौन से हैं। तो लाभ की यदि बात करें तो बहुपत्नी विवाह के कारण कामी पुरुषों की यौन इच्छाएं परिवार में ही पूरी हो जाती हैं, अतः समाज में भ्रष्टाचार और अनैतिकता में वृद्धि नहीं हो पाती है। वहीं पे दूसरा रीज़न है कि परिवार की अनेक स्त्रियां होने पर बच्चों का लालन पालन या घर की देखरेख सरलता से हो जाती है कि अगर एक महिला की तबीयत खराब भी है तो दूसरी महिला उसे अच्छे से संभाल लेती है। परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति सुगमता से हो जाती है। किसी समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की अधिकता हो और एक विवाह का पालन किया जाए तो ऐसी दशा में कई स्त्रियों को विवाह से वंचित रहना पड़ेगा, अतः बहुपत्नी विवाह के कारण ऐसे समाजों में स्त्रियों को विवाह से वंचित नहीं रहना पड़ता है। अगला कारण ये दिखता है, लाभ क्या है कि बहुपत्नी विवाह समाज के अधिकांश धनी एवं समृद्ध लोगों में पाए जाते हैं, अतः ऐसे ही विवाह से उत्पन्न संतानें शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से उत्तम होती हैं। तो ये कुछ इसके पीछे उसके फायदे बताए गए हैं या लाभ बताएंगे, मेरिट्स हैं इसकी, लेकिन वहीं पे कुछ ड्रॉबैक भी है, डीमेरिट्स भी हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं कि हानियां आखिर में क्या क्या हैं। बहुपत्नी विवाह के कारण परिवार में संघर्ष, ईर्ष्या का वातावरण उत्पन्न होता है। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि जहाँ पे बहुत सारी औरतें वो भी पत्नी के रूप में हैं और जहाँ पे किसी के विचार किसी से मेल नहीं खाते हैं तो संघर्ष और ईर्ष्या का वातावरण अवश्य उत्पन्न होता है। कई पत्नियां होने पर परिवार में संतानों की संख्या बढ़ जाती है, अधिक संतानों की शिक्षा एवं देखभाल करना कठिन हो जाता है। ऐसे विवाह के कारण स्त्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाती है और उनका शोषण भी होता है। ऐसा देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को यौन संबंधी बीमारियां भी हो जाएंगी। एक से अधिक पत्नियां रखने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर समाज में विधवाओं की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि जब पति एक ही है और पत्नियां बहुत सारी हैं तो अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो जितनी पत्नियां हैं सारी की सारी विधवा हो जाती हैं। इन हानियों को देखते हुए वर्तमान में बहुपत्नी विवाह के स्थान पर एक विवाह के नियम को स्वीकार किया गया है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो 1955 का जो विवाह अधिनियम है, तो आप लोग इसमें जो है जो सरकार है वो सिर्फ एक विवाह को मान्यता देती है। वहीं पे बात यदि द्विपत्नी विवाह की करें, इसे बाईगेमी कहते हैं, तो बहु विवाह का एक रूप जो है वो द्विपत्नी विवाह भी है। इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष एक साथ दो स्त्रियों से विवाह करता है। कई बार पहली स्त्री के संतान न होने पे दूसरा विवाह कर लिया जाता है और ये प्रथा जो है हमें आरेगन और एस्किमो जनजातियों में देखने को मिलती है। वहीं पे अगर बात समूह विवाह की करें तो ग्रुप मैरिजेस इन्हें कहते हैं। समूह विवाह में पुरुषों का एक समूह जो होता है, ग्रुप ही पूरा स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है और समूह का प्रत्येक पुरुष समूह के प्रत्येक स्त्री का पति होता है। वहीं पे समूह का प्रत्येक स्त्री जो होती है वो समूह के प्रत्येक पुरुष के लिए पत्नी का पोजीशन होता है। परिवार और विवाह की प्रारंभिक अवस्था में यह स्थिति रही होगी ऐसा माना जाता है। ऐसी उद्विकासियों की अवधारणा है। तो उद्विकासी जो हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो ग्रुप मैरिजेस हैं वो बिल्कुल विवाह का हमें प्रारंभिक जो स्वरूप देखने को मिला था उसमें रहा होगा। इसके साथ ही एक और हमें टॉपिक देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को दिख सकता है, ये बिल्कुल अभी हाल की घटना है। विवाह का जब स्वरूप हम लोग देख रहे हैं, टाइप्स देख रहे हैं,
तो एक और टाइप जो है वो अभी चर्चा में आया था पिछले साल नहीं बोलेंगे, 2022 की घटना है। तो इसको एकाकी विवाह या स्व विवाह या इसे सोलोगेमी या फिर सोलो मैरिज कहते हैं। बड़ोदरा गुजरात में एक युवती क्षमा बिंदु द्वारा जून 2022 में स्वयं से विवाह करने का प्रकरण सामने आया था। एकाकी विवाह जहां स्त्रियों की स्वावलंबी और सशक्त होती मानसिकता का परिचायक है, वहीं दूसरी ओर विवाह में वर की अनुपस्थिति जो है वो वैवाहिक ढांचे के टूटने का भी संकेत है। तो जहाँ पे अगर हम विवाह की परिभाषा की बात ही करें तो विवाह की परिभाषा में ये निकल के आता है कि दो विषम लिंगी जो हैं, एक पुरुष और एक महिला, जब आपस में एक संबंध बनता है, विवाह होता है, तो हम उसे विवाह कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमें इंसिडेंट देखने को मिला, ये क्षमा बिंदु जी हैं और इन्होंने अपने स्वयं से ही इन्होंने शादी की जितनी भी रस्में हैं उसको इन्होंने निभाया और खुद से ही अपने विवाह किया इन्होंने। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इन्होंने खुद अपने ही हाथों से अपने सिंदूर भरा, इन्होंने जयमाल पहना और यहाँ पे सातों फेरे लिए, जो भी शादी की रस्म रिवाज थे उसको इन्होंने निभाया था। तो ये अपने आप में एक तरह का बिल्कुल डिफरेंट टाइप का मैरिज देखने को मिला, जिसे कि एकाकी विवाह या स्व विवाह के नाम से जाना जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ये गुजरात से बिलोंग करती हैं, इनका नाम क्षमा बिंदु है और ये जून 2022 में इन्होंने विवाह किया था। हालांकि इस प्रकार का अभी तक कोई कानून नहीं है या कुछ ऐसा बोलें कि इंसिडेंट ही नहीं हुआ था। तो कानून तो तभी बनता है जब कहीं हमें कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो इस नॉर्मल जो एक विवाह की परिभाषा थी उसमें यही था कि एक महिला का एक पुरुष से विवाह होता है। या अभी जो देखें तो समलिंगी विवाह का अगर कुछ आ रहा था मैटर, लेकिन यहाँ पे उससे भी अलग हटके एक अलग ही हमें टाइप का बोलेंगे सोशल फैक्ट्स देखने को मिला। तो यहाँ पे ये भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि टाइप्स ऑफ मैरिजेस में, जो कि अगर आज का अगर कोई समाजशास्त्री है या विचारक है उसको सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि हाँ आखिर में ऐसा भी कोई विवाह है, या जो आज का समाज है जिसमें महिलाएं या पुरुष इस प्रकार से भी अपने आप के खुद के जीवन निर्वाह के लिए ऐसे डिसीजन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से समाज की आगे की संरचना कैसी हो सकती है या इसका जो रिजल्ट है वो आगे इन फ्यूचर समाज पे क्या पड़ने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि जहाँ ये स्त्रियों के स्वावलंबी अर्थात वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट हैं कि उतनी है कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकती हैं, लीड कर सकती हैं खुद से। जैसे होता है कि हम शादी करते हैं तो पति पत्नी एक दूसरे से एक समर्पण की भावना के साथ रहते हैं, लेकिन जब हमने खुद से ही अगर विवाह कर लिया तो वो सारी के सारे जो डेडिकेशन है या प्यार है वो हम खुद से ही कर रहे हैं। तो एक अलग ही तरीके की ये मानसिकता दिख रही है। तो इसमें स्त्रियों की स्वावलंबी और सशक्त होती मानसिकता का ये परिचायक है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ को सही तरीके से सोसाइटी में जीने के लिए। वहीं पे अगर दूसरी ओर विवाह में वर की अनुपस्थिति, क्योंकि वर तो यहाँ पे है ही नहीं, तो वैवाहिक ढांचा जो है हमें समाज में दिखता है उसके टूटने का भी संकेत है कि अगर इस तरीके की इंसिडेंट इन फ्यूचर अगर ज़्यादा होती हैं तो जो एक विवाह की परिभाषा है वो भी अपने आप में चैलेंजिंग होगी, बदल सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से उसको भी हम लोग डिस्कस किए। हालांकि विवाह में एक लेक्चर और बनेगा क्योंकि अभी हम लोग कुछ टॉपिक जो है उसको हम लोगों ने टच नहीं किया है, जैसे कि विवाह से संबंधित जो नियम हैं कि अंतर्विवाही क्या होता है, बहिर्विवाही क्या होता है, अनुलोम विवाह क्या है, प्रतिलोम विवाह क्या है, इनके फायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी एक ही लेक्चर में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी हम लोग विवाह पे एक लेक्चर और इन सारे टॉपिक्स को लेके डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप लोग लाइक किया करिए, हमें कमेंट करके बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।